चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले खबर दिल्ली एनसीआर की करेंगे। जाहिर सी बात है, यहां जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, खबर यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। देखिए, मशहूर साहित्यकार कमलेश थे, उन्होंने कहा था कि इन बंद कमरों में मेरी सांस घुटी जाती है, खिड़कियां खोलता हूं तो जहरीली हवा आती है। कुछ ऐसी ही हालत, ऐसी स्थिति इस वक्त दिल्ली एनसीआर की है। और सवाल यह है कि पोल्यूशन का आखिर सॉल्यूशन क्या हो, क्योंकि शासन और प्रशासन की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, कोई भी प्लान, कोई भी कोशिश तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसमें जग भागीदारी ना हो। जाहिर है, साफ हवा पर सबका हक है, तो प्रदूषण के खिलाफ ये जंग भी साझी है। साफ हवा तो सबका हक है, साथ ही हवा को साफ बनाने की जिम्मेदारी भी सबकी है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के जो हालात हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। सरकार की ओर से पॉल्यूशन को कंट्रोल में लाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन प्रदूषण के खिलाफ जंग में आम जन की भागीदारी बेहद जरूरी है। सतर्क है तो सेफ है, लिहाजा पब्लिक अवेयरनेस जरूरी है और प्रदूषण के खिलाफ जंग में हम सब की भागीदारी जरूरी है। छोटी छोटी कोशिशों से तस्वीर बदली जा सकती है और प्रदूषण के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। मसलन प्राइवेट व्हीकल छोड़कर ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, समय समय पर वाहनों के पॉल्यूशन की जांच कराएं, घर के आसपास ज्यादा से ज्यादा पानी का छिड़काव करें, खुले में कचरा फेंकने से बचें, जितना हो सके कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। सबसे खास बात, बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। ये कुछ जरूरी और अहम पहलू हैं जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में अमल लाकर दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण की मार से काफी हद तक बचाया जा सकता है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में AQI 500 के पार जा पहुंचा है, लेकिन राहत की बात यह है कि कुछ इलाकों में विजिबिलिटी में सुधार हुआ है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति अभी भी बेहद गंभीर स्थिति में बनी हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कल की अपेक्षा थोड़ा विजिबिलिटी में सुधार हुआ है। दिल्ली सरकार की ओर से भी प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार से कृत्रिम बारिश कराने की अपील की गई। इसके लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है। हमें लगता है कि अब वो समय आ गया है कि दिल्ली के अंदर इस स्मॉग की चादर को तोड़ने के लिए, दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए आर्टिफिशियल रेन कराई जाए। स्थिति को देखते हुए सोमवार को ही दिल्ली में क्रैप के चौथे चरण को लागू कर दिया गया था और अब स्कूलों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली में 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आज से 10वीं और 12वीं की क्लास भी ऑनलाइन कर दी गई। इसके अलावा नोएडा में भी 23 नवंबर तक 12वीं तक के स्कूल ऑनलाइन चलेंगे। फरीदाबाद में 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। हालांकि छात्रों की क्लासेस ऑनलाइन जारी रहेंगी। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के दफ्तरों के समय में भी बदलाव किया गया है। दफ्तरों को अलग अलग समय खोलने और बंद करने का फैसला लिया गया है। अब एनसीडी के दफ्तरों में सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक काम होगा। दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक काम करेंगे। सर्दी के साथ साथ प्रदूषण में भी इजाफा होता जा रहा है और मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिम इलाकों में तापमान में और भी गिरावट हो सकती है। जाहिर है, जब तापमान गिरेगा तो प्रदूषण भी बढ़ेगा। ऐसे में पॉल्यूशन का सॉल्यूशन ढूंढना बेहद जरूरी है और ये तभी संभव है जब प्रदूषण को कम करने में आम जन की भागीदारी हो। दिल्ली से मनीषा लड्डा और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे एक बात तो सही है कि हम सरकारों पर निर्भर ना ही रहें इस प्रदूषण के सोल्यूशन के लिए, अपनी तरफ से ही शुरू करना पड़ेगा। कोशिश करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं सुबह का एग्जांपल देती हूँ। मैं गई थी सीपी की तरफ, सुबह गई थी 6 बजे, कुछ काम था, 3 घंटे वहां थी। मैं रोज उज्जाई करती हूँ, उज्जाई प्राणायाम गले के लिए, जिसमें आप गले से सांस लेते हैं। बहुत दिक्कत हो रही है, अभी तक लगातार दिक्कत हो रही है।
नॉर्मली आप घर से बाहर कहाँ निकल सकते हैं, गले में सीधा। और मैंने मास्क पहना हुआ था, N95 मैंने लगा रखा था। घर में जब, वही हम कल बात कर रहे थे कि घर में जब AQI आपका 400 के आसपास आ रहा हो तो आप क्या इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, पिछली बार भी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से अगर देखें बहुत जल्दी वाटर स्प्रिंकलर्स जो है वो और आर्टिफिशियल रेन स्पेशली करवा दी गई थी। और इवन अभी कह रहे हैं विचार कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अभी भी विचार क्यों किया जा रहा है। नहीं, वो इसलिए किया जा रहा है ना क्योंकि अगले साल चुनाव है। तो ये बेसिकली आप समझ नहीं रहे, विचार इसीलिए किया जा रहा है, अगले साल चुनाव है। अब चिट्ठी गई है केंद्र को, केंद्र अप्रूव करेगा नहीं करेगा। तो बेसिकली क्या है, पॉलिटिक्स इतनी हो रही है कि उसमें दिल्ली की जनता, दिल्ली छोड़िए NCR की जनता पिस रही है। चंडीगढ़ तक का ये हाल है। चंडीगढ़ में लोग जो हमारे रिश्तेदार हैं वो बताते हैं कि वहां पर भी AQI 500 के पार चला गया है। मतलब सिचुएशन इज क्रिटिकल एवरीवेयर। सबसे ज्यादा पेड़ पौधे, सबसे ज्यादा मैं ग्रीनरी। भी घर पहुंची थी तो मैंने भी वो महसूस किया, थोड़ी देर के लिए दरवाजा खोला तो घर में धुआं हो गया। मतलब बहुत ज्यादा था, मैंने ऐसा पहले नहीं देखा। हम हमेशा यहाँ भी हम देखिए, हम अभी आपको जन भागीदारी की बात तो कह रहे हैं, ठीक है, अपनी तरफ से हम योगदान देते हैं, लेकिन मेरा अभी भी मानना है, अभी तक हम यही कह रहे थे कि जन भागीदारी होनी चाहिए। क्या हम लोग कारपूल नहीं करते? हम में से मैक्सिमम लोग कारपूल करते होंगे। हम लोग अननेसेसरी, वैसे भी इस बार किसी ने पटाखे नहीं चलाए। जो अपनी तरफ से कोशिश हो सकती है वो तो हम वो करते हैं, हम लोग वो करते हैं। लेकिन वही बात है कि सरकार की तरफ से कितनी कोशिशें की गई है। अच्छा, एक और चीज, उस दिन ना हमने बाइट ली किसी एक्सपर्ट की, उन्होंने तो ये भी कहा कि घर में जो धूप अगरबत्ती करते हैं उसका धुआं भी मत कीजिए, वो भी पोल्यूशन में ऐड कर रहा है। आप क्या करेंगे? बंद करवा दीजिए, ये भी कोई बात नहीं हुई। देखिए, कुल मिला के बात ये है, जो बड़ा फैक्टर आपको देखना पड़ेगा इसमें, सरकार की तरफ से जो चीजें, हाँ, सरकार की तरफ से जो चीजें पहले होनी चाहिए थी, अभी ये जो केंद्र और स्टेट हो गया है, प्लीज इससे बाहर निकलिए। और चलिए इसी बारे में जानने और समझने की कोशिश की है कि लोग अपनी तरफ से क्या इनिशिएटिव ले रही हैं खुद को बचाने के लिए। हमारी सहयोगी मनीषा लड्डा ने उनसे बातचीत की है, सुनते हैं लोगों का क्या कहना है। तमाम लोग जो है घर पे चीजें कर रहे हैं ताकि गलों में दिक्कत ना हो, आंखों में जलन है, तो आप कुछ क्या कर रहे हो घर के लिए? हम तो घर में लगाए हुए हैं, प्यूरीफायर लगा कर रखे हैं, वही हम लोग पानी पीते हैं और घर में अपना सुरक्षित रहता है। घर पे रहते हैं। आपकी क्लासेस जो है अब ऑनलाइन शुरू हो गई है, आप घर से कम निकल रहे हो, नहीं निकलते हो? निकलते हो, बट मास्क पहनते हो हमेशा? हाँ। मास्क पहनते हो। और कुछ करते हो आप पोल्यूशन से बचने के लिए? नहीं। तो बच्चे हैं लेकिन सावधानियां सबके सब बरत रहे हैं। सर, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगी, इस आज के टाइम पर सबसे ज्यादा पोल्यूशन दिल्ली में देखा जा रहा है, तो तमाम लोग जो है घर से निकलते टाइम तमाम चीजों का इस्तेमाल, जैसे आप व्हीकल इस्तेमाल करते हैं, तो इस वक्त पोल्यूशन को देखते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे नहीं कर रहे? नहीं, हम मेट्रो का यूज कर रहे हैं। मेट्रो का ही यूज कर रहे हैं। पहले तो मैं जैसे उबर बाइक लेता था, अब मैं आई एम टेकिंग द ऑटोज एंड द कैब्स। जैसे मेरे बच्चे घर में रहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं बिल्कुल भी। और जैसे मेरी मदर बीमार है तो हम डोर वगैरह सारे बंद करके रख रहे हैं, क्योंकि पॉल्यूशन तो अंदर आता ही आता है। तो यही सेफ्टी सिक्योरिटी हम कर रहे हैं कि कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रहें, बाहर मत जाएं। हाँ, और जैसे फादर हैं या ब्रदर है, जैसे मेरा, वो ऑनलाइन घर में ही काम कर रहा है, वो भी ऑफिस नहीं जा रहा। अगर जा भी रहा है तो वैसे वो अपनी बाइक से जाता है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा है। अगर सब लोग पहनते हैं मास्क तो उनके लिए भी अच्छा है। अभी जो कंडीशन है यहाँ, उसके अनुसार सबको पहनना चाहिए। अच्छा, लोगों की इस राय पर मेरी एक राय है, आप सहमत हैं या नहीं, एग्री करिएगा। क्या लॉकडाउन लगना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि जो वल्नरेबल है ना, उनके लिए तो जरूर ऐसी चीजें होनी चाहिए। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि एटलीस्ट सैटरडे संडे 2 दिन के लिए लॉकडाउन लगाएं, कृत्रिम बारिश कर दे, उससे एटलीस्ट सिचुएशन थोड़ी बेटर हो जाए। देखिए, जो वल्नरेबल है वो तो वैसे ही घर के अंदर है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, ऑनलाइन स्कूल हो गए, बुजुर्ग वैसे ही वॉक नहीं कर रहे, बाहर नहीं निकल रहे। तो हम हमारे और आपके लिए तो कम से कम बहुत जरूरी। प्राइवेट ऑफिसेज, देखिए, लॉकडाउन मुझे लगता है कि ये शब्द अपने आप में, चूंकि हमने कोविड के टाइम में देखा है, बहुत बड़ा शब्द है और इसके बहुत बड़े मायने होते हैं। ऑफिसेज से लेकर स्कूल तक सब कुछ ठप हो जाना। लेकिन मुझे ये, मैं फिर से वही सवाल जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि सरकार के लेवल पे जो चीजें होनी चाहिए थी, जैसे अब इंतजार हो रहा है, चिट्ठी लिखी गई है, कृत्रिम बारिश के बाद ग्राफ 4 तक पहुंच गए हैं। आप इतना लंबा आपने इंतजार ही किस चीज का किया? चलिए, सरकार की बात हम करेंगे क्योंकि अब हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है उसके अलावा कि सरकार के पक्ष से हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हम जो कर सकते हैं घर बैठे, उसकी बात हम कर देते हैं। देखिए, प्रदूषण का तोड़ निकाला कैसे जा सकता है? आपके खान पान से, लाइफस्टाइल में बदलाव समेत कई जरूरी ऐसी चीजें हैं जो आप करके इसका तोड़ निकाल सकते हैं। और देखिए, आने वाले दिनों में सर्दियां भी बढ़ेंगी और सर्द मौसम के साथ साथ पोल्यूशन भी बढ़ेगा। ऐसे में जरूरी है कि सावधानी और सतर्कता से प्रदूषण का सामना करें।
देखिए, जो प्रदूषण की स्थिति है वो वेरी सीवियर है और हमें समझना होगा कि थ्रू प्रिकॉशंस वी कैन अवॉइड सीवियर एक्सपोजर। तो ये जरूरी है कि जो प्रदूषण है हम उसके एक्सपोजर से अपना बचाव करें। खासतौर पे जो हमारी आप कह सकते हैं कि सेंसिटिव पॉपुलेशन है, जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन, बच्चे, एल्डरली पॉपुलेशन और पीपल विद अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, वो इंडोर एनवायरनमेंट में रहें। यानी कि अगर वो घर में रह सकते हैं तो वहां रहें, अगर बाहर जाना पड़ता है तो मास्क का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपको सांस संबंधी या सीओपीडी है तो आप अपने डॉक्टर या कंसल्टेंट की सहायता से अपनी जो मेडिकेशंस हैं उनको बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि हम किस तरह से एक्सपोजर करें। तो एक्सपोजर कम करने के लिए जैसे कि हमने देखा है कि मॉर्निंग आवर्स में पोल्यूटेंट ज्यादा हैं, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग ट्रैफिक, तो हम उस समय वॉक करने ना जाएं। तो बात यही हो रही है कि क्या करें क्या ना करें अपनी तरफ से। अब खाने पीने की बात हो रही थी, मेरा ये मानना है कि आप अपनी डाइट में ना चाय जरूर ऐड कर लीजिए। अदरक वाली मसाला टी, मतलब जो बेसिक चीजें हम बहुत सारे मसाले नहीं डालने हैं, मुलट्ठी, अदरक, तुलसी। और मैंने एक डॉक्टर की गाइड भी देखी थी जिसमें कहा था कि सिट्रिक चीजें अभी अवॉइड करें। अच्छा, खट्टी चीजें नहीं। एंटीऑक्सीडेंट को अपनी डाइट में जरूर आपको इंक्लूड करना चाहिए। वो कहते हैं तुलसी तो हर किसी के घर में होती है, कुछ नहीं है तो तुलसी का काढ़ा पी लीजिए आप। मतलब जो कोविड में किया है वो करना है। हाँ, जो नुस्खे हमने कोविड के टाइम पर आजकल तो हल्दी वैसी मार्केट में मिल रही है। और एक और चीज, पोल्यूशन से बचने के लिए जो मैं भी करती हूँ, मास्क। हाँ, मास्क है ना, बहुत सारे तरह के मास्क आ रहे हैं मार्केट में। बहुत जरूरी है घर से बाहर। पहली बात तो ये है कि अगर जरूरत ना हो तो आप घर से बाहर नहीं निकले, और अगर निकल भी रहे हैं तो अपने पॉकेट में एक मास्क जरूर रखिए, बिना मास्क के बाहर नहीं जाना। और मास्क भी तरह तरह के हैं ना, मास्क, लेयर्ड मास्क भी मार्केट में आ रहे हैं। तो प्रदूषण से बचने के लिए आपके लिए बेस्ट मास्क कौन सा है, किस तरह के मास्क को पहनकर आप बाहर निकले और प्रदूषित हवा से आप खुद को बचा सकते हैं, उसके लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजधानी में लगातार प्रदूषण जो है वो खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है और ऐसे में बढ़ रही है एयर प्यूरिफायर और मास्क की डिमांड। लोग ज्यादातर जो है मास्क पहनकर घरों से बाहर निकलना जो है पसंद कर रहे हैं, लेकिन कितना कारगर है ये मास्क और किन किन तरीके के मास्क जो है इस वक्त मार्केट में उपलब्ध है। हम इस वक्त मौजूद है दिल्ली की सबसे बड़ी एशिया की जो ये मार्केट है, मेडिकल मार्केट है, और हमारे साथ है आशीष ग्रोवर जो कि मेडिकल एसोसिएशन के जीएस है। सर, आपसे सबसे पहले पूछूंगी, मार्केट की बात हो रही है, डिमांड सबसे ज्यादा किन मास्क की है? देखिए, जैसे कि एकदम से पैनिक होता जा रहा है और डे बाय डे पोल्यूशन बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। वैसे तो आपको पता है इंडिया के अंदर कोई मास्क का इतना चलन नहीं था, बट कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा है और अब जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस हो रही है तो इस टाइम पोल्यूशन हाई टाइम पे है तो लोग ले रहे हैं। तो नॉर्मल मास्क जो है वो एक आप देखेंगे तो ये एक नॉर्मल मास्क है, 3 लेयर मास्क इसको कहते हैं। ये सर्जिकल टाइप मास्क है, इस तरह से हैं। इसके बाद आप ग्रेडिंग में आते जाएंगे तो अलग N95 3mm अलग। मैं सर्जिकल मास्क से पहले शुरू करूंगी क्योंकि बेसिक एक ये ऐसा मास्क है, सबसे सस्ता मास्क है और लोग, हमारी जो आधी पॉपुलेशन है वो यही प्रेफर करते हैं क्योंकि कॉस्टिंग बहुत ज्यादा कम पड़ती है। उनकी स्पेंडिंग पावर हर एक आदमी की नहीं है और यूज एंड थ्रो मास्क होते हैं। तो अगर कोई 50-100 रुपए 150 रुपए का मास्क लेगा तो उसको दर्द होता है उस चीज के लिए। तो ये एक नॉर्मल सा मास्क है जिसको आप यूज एंड थ्रो कर सकते हो। ये धो के भी कई बार आदमी इसको यूज कर लेते हैं, हालांकि करना नहीं चाहिए इसे, बट से लोग करते हैं। और जैसे कि प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान हुआ था कि आप कॉटन कपड़े का भी मास्क बनाएं, तो लोग उस पर भी बहुत डाइवर्ट हुए हैं क्योंकि घर पे कॉटन हर एक लेडीज के पास होता है, रुमाल होता है, तो उसको शेप दी गई है। बट जो यूज करते हैं या अगर जिसको थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा है या डॉक्टर रिकमेंड करता है तो फिर वो एक्चुअल मास्क के लिए ऊपर आता है और परचेज करता है। तो कॉटन मास्क जो है वो बेहद ही सस्ता है और हर कोई यूज एंड थ्रो वाली चीज प्रेफर करता है। तो ये एक ऐसा मास्क जो हर एक जो इंसान है वो ये मास्क अफोर्ड कर सकता है। लेकिन बहुत से मास्क की वैरायटी जो है वो मार्केट में है। N95 तो आई थिंक सबसे ऊपर होता है, बट उसकी फैमिली में तमाम जो है उसके बारे में है। ये जिस तरह आप देख रहे हैं ये N95 फिल्टर है, इसमें डबल फिल्टर भी आता है, ये नॉर्मल है, विदाउट फिल्टर भी है। अब इसके अंदर कैटेगरीज हैं कि आपको किस तरह के एस्थमेटिक लोग हैं उनको किस तरह का मास्क चाहिए, वो डॉक्टर जैसे रिकमेंड करता है, या किसी को बहुत सिवियर है, एलर्जी बहुत ज्यादा है, डस्ट से है, तो वो उसको फिर उस हिसाब से लेना पड़ता है। बट ये महंगे मास्क हैं तो इसको हर एक आदमी लेता नहीं है क्योंकि 200-250 रुपए का अगर मास्क लेगा और अगर 2 दिन में उसको थ्रो करना पड़ेगा तो पेन होता है उसको। बाजार में N95 की क्या कीमत है इस वक्त? N95 जैसे अभी है 300-350 का MRP जिसकी है, तो ये होलसेल मार्केट है तो यहाँ पे 20-10% डिस्काउंट होता है। बट अगर आप ये चीज लेंगे
रिटेल शॉप से, तो उस पर 5-10% से ऊपर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं N95 के फिल्टर मास्क के बारे में जानना चाहूंगी। इसकी क्या प्राइस है, क्या कॉस्टिंग पड़ती है, और फिल्टर मतलब ये कितने टाइम ड्यूरेबल है, कितना टाइम इंसान जो है इसको पहन सकता है? ये डिपेंड करता है, अगर बहुत ज्यादा कहीं पे डस्ट है और अगर डस्ट ज्यादा है या बहुत ज्यादा पोल्यूशन जहाँ पर है, तो हो सकता है ये 1 दिन या 2 दिन चले, उसके बाद ये फिल्टर आप चेंज कर सकते हैं। या इसको कई लोग वॉश भी करते हैं, लेकिन वॉश करना नहीं चाहिए, बट लोग यूज करते हैं इसको। कल फिल्टर की कॉस्टिंग क्या पड़ती है? फिल्टर इसका बहुत सस्ता होता है, 10-20 रुपए का फिल्टर सेट आता है, 30 से 40 फिल्टर एक में होते हैं, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं इसके अंदर। और बाकी अगर मैं मास्क की बात करूं, क्योंकि बहुत से N95 का रूप देते हुए ना इस तरीके के मास्क मार्केट में बेहद मिलेंगे, बहुत तरीके की कंपनीज हैं। जिस तरह से एकदम से प्रेशर आया और मास्क की रिक्वायरमेंट हुई, तो मैन्युफैक्चरर्स बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, अलग अलग, जिससे हम अपना माल बेचते हैं या सर्जिकल के अंदर डील करते हैं। तो हर एक कंपनी जैसे रॉमसन का है, एक एवी का है, तो अलग अलग कंपनी इसको बना रही है। किसी की शेप चेंज होगी, किसी का कलर चेंज होगा, बेसिक जो है वो एक मास्क है। लेकिन लोग मास्क तो पहन रहे हैं, मास्क से कितना बचाव है? जितना प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है, 500 के आज लगभग पास में ही AQI हमारा पहुंच गया है, तो क्या सर्जिकल मास्क अगर कोई पहनता है वो बचाव कर पाएगा अपना? डेफिनेटली देखो, मास्क इन एनी केस आपको बचाव तो करेगा ही करेगा। जो डस्ट है वो इनहेल नहीं होगी, डायरेक्ट नहीं होगी, फिल्टर होकर जाएगी। चाहे आप ये मास्क लगाइए, इससे और ज्यादा फिल्टर होगा, बट इसके ऊपर डस्ट आने के बाद इसमें दिक्कत आएगी आपको, और ये थिन है तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बट मास्क लगाने से इन एनी केस, आप भी खुद लगा के चल रहे हैं, हम लोग बाहर जाते हैं तो खुद लगाते हैं, अंदर नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत ज्यादा कंजेशन रहता है, तो इसलिए दिक्कत रहती है। तो मार्केट में जाएंगे तो डस्ट नहीं आएगी, तो उसको बचाने के लिए मास्क तो आपका चलेगा, और डेफिनेटली उससे आपको रिलीफ तो मिलता ही है। जो क्लॉथ मास्क होते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो घर पर बनाई भी जा सकती है, वॉश करके वापस से यूज भी की जाती है, और उसके अंदर ज्यादा कॉस्टिंग भी नहीं पड़ती है। तो बहुत लोग वो मास्क, क्लॉथ वाले कपड़े के मास्क या फिर इस तरीके के सर्जिकल मास्क जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं। लेकिन तमाम वेराइटी और तमाम ऐसी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में जा रहा है। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। और अब आपको हम 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर भुवनेश्वर की है, जहां एम्स में इलाज के दौरान एक मरीज की धड़कन ही रुक गई, लेकिन डॉक्टर्स ने ECMO मशीन के जरिए मरीज की जान बचा ली। वहीं झांसी में एक नर्स ने अपनी जान पर खेलकर 15 मासूमों को बचा लिया। तीसरी और आखिरी तस्वीर तेलंगाना के भद्राचलम की है, जहां पर खुदकुशी की कोशिश कर रहे एक शख्स को स्थानीय लोगों ने समझदारी से बचा लिया। भुवनेश्वर एम्स के डॉक्टरों ने अपनी काबिलियत से ऐसा काम किया जिसे चमत्कार से कम नहीं समझा जा सकता। अक्टूबर के महीने में एक मरीज को अस्पताल में गंभीर हालत में लाया गया था। इलाज के दौरान मरीज की धड़कन रुक गई। 40 मिनट तक CPR देने के बावजूद मरीज में कोई हरकत नहीं दिखी, लेकिन डॉक्टरों ने मरीज को मृत घोषित करने के बजाय उससे अत्याधुनिक ECMO मशीन पर डालने का फैसला किया। ये एक विशेष चिकित्सा उपकरण है जो अस्थायी रूप से दिल और फेफड़ों का काम करता है। करीब 80 मिनट तक मरीज की धड़कनें रुकी रही, लेकिन इसके बाद अचानक मरीज के दिल की धड़कन लौट आई। धड़कनें लौटने के बाद मरीज को 2 हफ्तों तक वेंटिलेटर पर रखा गया, जिसके बाद मरीज होश में आ गया और मरीज के परिवार ने इस कोशिश के लिए डॉक्टरों को तहे दिल से शुक्रिया कहा। इलाज के इस तरीके की चर्चा भी चिकित्सा संस्थानों में खूब हो रही है। पेशेंट को हम हॉस्पिटल में, पेशेंट को जब कंडीशन ऐसा था तो हमारे पास कुछ टाइम नहीं मिला, तो CPR किया। 1 घंटा 30-40 मिनट से ऊपर हम इनको CPR किया। CPR में पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं किया, हार्ट पूरा स्टॉप ही था, सर्कुलेशन बंद था, रेस्पिरेटरी बंद था। तो CPR करते करते देखा और कोई चांस नहीं था, हार्ट और लंग्स का जो फंक्शन बिल्कुल बंद हो चुका था। तो हमारे पास कोई चारा नहीं था, कोई होप नहीं था डेथ डिक्लेरेशन करने का सबब। बट हम लोगों के पास एक मशीन है, जो एक सोफिस्टिकेटेड मशीन है, जो मशीन बहुत क्रिटिकल स्टेज में यूज होता है। डेड पेशेंट को हमने यूज किया और इसका जो आप देख सकते हैं कि सामने क्या नतीजा। पेशेंट अभी बिल्कुल ठीक है, ऑलमोस्ट 100% पूरा बिल्कुल अभी डिस्चार्ज है। 1-2 दिन में हम डिस्चार्ज करेंगे विदाउट एनी मेजर कॉम्प्लिकेशन। और झांसी की तस्वीर दिखाते हैं। झांसी में एक नर्स ने अपनी जान पर खेलकर 15 मासूमों को बचा लिया। मेघा झांसी मेडिकल कॉलेज में बतौर नर्स काम करती हैं। 15 नवंबर को मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग लग गई थी। आग बुझाने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन अचानक ये आग भड़क उठी। इस आग में कई मासूम फंस गए थे। मेघा ने आग के बीच में से 15 बच्चों को बाहर निकाला।
इस कोशिश में उनके पैर भी झुलस गए, लेकिन उनकी इस जांबाजी की वजह से कई मासूमों की जान बच गई। अब उनकी इस बहादुरी को हर कोई सलाम कर रहा है। सर, हम लोग अपनी ड्यूटी पे थे, जैसे हम लोग रोज़ का रूटीन का काम करते हैं, तो हम लोग काम कर रहे थे, डॉक्टर्स थे, स्टाफ थी हम लोग। तो जैसे हम लोग के लिए बच्चा सीरियस हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि सिस्टर फटाफट इसको इमरजेंसी ड्रग दीजिए। तो सिरिंज के लिए मैं गई हूँ लेने, तो जैसे सिरिंज लेके पलटी हूँ तो पता चला वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो चुका था। शॉर्ट सर्किट ने मतलब इतना हम लोग को टाइम नहीं दिया कि हम लोग कुछ कर पाते, तो कोशिश बहुत की, और जो वहाँ पे वार्ड बॉय भैया हैं उनने भी बहुत कोशिश की, लेकिन आग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो इस वजह से फिर जब देखा कि आग काबू में नहीं आ रही, तो हम लोगों ने फिर बच्चे निकालना बाहर शुरू किए। और देखिए, खुदकुशी की कोशिश कर रहे एक आदमी को दो युवकों ने अपनी समझदारी से बचा लिया। घटना तेलंगाना के भद्राचलम की है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि गोदावरी रिवर ब्रिज पर एक आदमी बैठा हुआ है और नदी में कूदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक युवक उसे अपनी बातों में उलझाकर रखता है और लगातार उससे बातचीत करता रहता है, जिससे उसका ध्यान बट जाता है। लेकिन तभी एक तीसरा आदमी बाइक से आता है और उसके पास अपनी बाइक रोकता है और वो मौके की तलाश में रहता है कि खुदकुशी करने वाले आदमी का ध्यान उसकी तरफ से हटे और वो उसे बचा ले। जैसे ही खुदकुशी करने वाले आदमी का ध्यान हटता है, बाइक वाला आदमी उसे दबोच लेता है और नीचे खींच लेता है। इस तरह से दो आदमी मिलकर उसे बचा लेते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। हम आपको बता दें कि अगर कोई मानसिक तौर पर परेशान है तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए ऐसी कई सरकारी हेल्पलाइन है जिन पर संपर्क साधकर ऐसे हालात से बचा जा सकता है। चलिए अब आपको बद्री विशाल के मुख्य देव सदस्य भगवान उद्धव जी और शंकराचार्य जी की डोली यात्रा की तस्वीरें दिखाते हैं। पूरी विधि विधान के साथ इस भव्य डोली यात्रा की रस्में निभाई गई हैं। और अब अगले 6 महीने तक बद्री विशाल की पूजा अर्चना शीतकालीन गद्दी स्थल पांडुकेश्वर मंदिर में होगी। देखिए आस्था और भक्ति के ये रंग। भगवान बद्री विशाल की महिमा का बखान करते ये गीत हर साल बद्रीनाथ धाम परिसर की भक्तिमय बयार को कुछ ऐसे ही महका से जाते हैं। सेना का मधुर बैंड हो, ढोल दमाओं की परंपरागत धुन और इस बीच श्रद्धा भक्ति से भरा अपार जनसमूह भगवान बद्री विशाल को विदा करता है। सनातनी परंपराओं को निभाते हुए जहां बामणी गांव से कुबेर जी की डोली निकली, तो बद्रीनाथ मंदिर परिसर से उद्धव जी और शंकराचार्य की डोलियां भी पांडुकेश्वर के लिए रवाना हुई। बद्रीनाथ धाम से चली ये डोली यात्रा सोमवार दोपहर पांडुकेश्वर पहुंची, जहां योग बद्री मंदिर में उद्धव और कुबेर की मूर्ति विराजमान हो गई हैं। बता दें कि इसी योग बद्री मंदिर में 2 महीने कुबेर और उद्धव जी की मूर्तियां योग बद्री जी के साथ विराजमान रहेंगी और ठीक जनवरी के महीने में जब उत्तरायण होता है तो कुबेर की मूर्ति यहाँ से पांडुकेश्वर गांव में ही मौजूद कुबेर मंदिर में चली जाती हैं, जहाँ बाकी 4 महीने कुबेर जी की पूजा का विधान है। इसके अलावा शंकराचार्य जी की गद्दी और डोली यात्रा आज जोशीमठ के ही नरसिंह मंदिर पहुंचेगी, जहां इनकी भी पूजा का विधान अगले 6 महीने तक है। बीते रविवार रात 9:07 के शुभ मुहूर्त में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए गए और अब क्योंकि ये मौसम भारी बर्फबारी का है, इसलिए अगले 6 महीने भगवान बद्री विशाल के दर्शन पूजन के लिए कई श्रद्धालु पांडुकेश्वर भी पहुंचते हैं। भैया दूज पर बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बंद हुए, जिसके बाद गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इसके अलावा पंच केदारेश्वर और दूसरे धामों के कपाट भी सनातनी परंपरा को निभाने के साथ बंद किए जा चुके हैं। लेकिन सबसे आखिर में बद्रीनाथ धाम के कपाट जब बंद होते हैं, उसके साथ ही
चार धाम यात्रा का भी आधिकारिक तौर पर समापन होता है। चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको वैष्णो देवी के दरबार लिए चलते हैं, जहां माता रानी के भक्तों को खास सौगात मिलने वाली है। दरअसल यहां यात्रा को सुगम बनाने के लिए रोपवे प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई है। और इस रोपवे के शुरू होने से न केवल भक्तों का समय बचेगा, बल्कि तीर्थयात्री बिना किसी परेशानी और थकान के आराम से माता रानी के दर्शन कर पाएंगे। माता वैष्णो देवी के भक्तों को नई सौगात। मां के दरबार तक अब पहुंचना और आसान। एक और रोपवे प्रोजेक्ट की हो रही शुभ शुरुआत। माता वैष्णो देवी के दरबार में हर साल लाखों श्रद्धालु हाजिरी लगाते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुख सुविधा का ख्याल रखते हुए ही पहले से चलाई जा रही रोपवे सेवा को लेकर गुड न्यूज दी है वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने, जिसके अनुसार अब ताराकोट से सांझी छत तक एक खास रोपवे शुरू किया जा रहा है। समय की बचत करते हुए 13 किलोमीटर के पैदल मार्ग को इस नई रोपवे सेवा के जरिए मिनटों में पूरा किया जाएगा। आप इस रोपवे के सहारे कटरा स्थित बेस कैंप ताराकोट से सांझी छत तक पहुंच जाएंगे। इस रोपवे में गंडोला केबल कार सिस्टम का इस्तेमाल होगा। सरकार की इस प्रोजेक्ट से पर्यटन को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। श्राइन बोर्ड के अनुसार पिछले कुछ सालों से मां के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इस रोपवे प्रोजेक्ट से माता रानी के दर्शन यात्रा में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है। विशेष तौर पर उन श्रद्धालुओं के लिए ये सेवा वरदान साबित होगी जो शारीरिक या दूसरी वजहों से मां के दरबार तक पहुंच नहीं पाते या कठिनाई महसूस करते हैं। पिछले साल भी हमने देखा कि 95 लाख का आंकड़ा यात्रा ने पार किया सन 2023 में, और इस साल भी एक अच्छा ट्रेंड हमें यात्रा नंबर्स में अब तक देखने को मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ेगी। और इन्हीं चीजों को देखते हुए बोर्ड का प्रयास रहता है कि कैसे यात्रियों की जो ये यात्रा है उसको और सरल बनाया जाए, सुगम बनाया जाए और कैसे बेहतरी यात्री सुविधाओं में लाई जा सके। यकीनन वैष्णो देवी के दर्शन को जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रोपवे की ये सौगात एक नया अनुभव देगी। इसके साथ ही ये नया रोपवे प्रोजेक्ट माता वैष्णो देवी यात्रा को नई दिशा देने वाला कदम भी है, जहां ये रोपवे प्रोजेक्ट न केवल धार्मिक नजरिए से बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी खास है। ऐसे में स्थानीय रोजगार और पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, बल्कि ये नया रोपवे माता के दरबार में आ रहे श्रद्धालुओं की समय और थकान को भी कम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब आपको जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक जवाहर सुरंग की तस्वीरें दिखाते हैं। गुड न्यूज ये है कि सुरंग के रेनोवेशन का काम पूरा हो गया है और अब जल्द ही इस टनल में गाड़ियां फर्राटे भरती हुई नजर आएंगी। दरअसल ये सुरंग पिछले कई सालों से अपनी पूरी कैपेसिटी से काम नहीं कर पा रही थी, जिसके बाद बीआरओ ने इसके रेनोवेशन का जिम्मा संभाला और इस सुरंग की तस्वीर को बदल दिया है। जम्मू को कश्मीर से अलग करने वाली पीर पंजाल माउंटेन रेंज में 2200 मीटर की ऊंचाई पर बनी ये ऐतिहासिक जवाहर टनल है, जो आजादी के बाद से साल 2009 तक कश्मीर को देश के दूसरे भागों से जोड़ने का एकमात्र जरिया रही है। अब घाटी में 2.5 किलोमीटर लंबी जवाहर टनल देश को गुड न्यूज दे रही है। दरअसल अभी तक जहां इस सुरंग का बनिहाल में जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर एक वैकल्पिक रूट के रूप में इस्तेमाल होता है, वहीं इसको अब लंबे समय तक चलाए रखने के लिए सुरंग का रेनोवेशन पूरा हुआ है, जिसको सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने अंजाम दिया है। 1954 में एक विदेशी कंपनी द्वारा बनाई गई जवाहर टनल का काम 1960 में पूरा हुआ था, लेकिन इसे यातायात के लिए दिसंबर 1956 में ही खोल दिया गया। जब ये सुरंग बनाई गई थी तो उस समय इसकी क्षमता प्रतिदिन 170 वाहन थी। दरअसल 2010 के बाद से ही रेनोवेशन करने की जरूरत महसूस इस सुरंग के लिए होने लगी थी, जिसने इस सुरंग की क्वालिटी और सुरक्षा पर बुरा असर डाला। बाद के दिनों में ऐसा देखा गया है 2010 के बाद कि इसमें काफी सीपेज की प्रॉब्लम थी और नीचे की सरफेस उखड़ गई थी, जिससे गाड़ियों के चलने में दिक्कतें हो रही थी। बाद में इसमें लाइटिंग की भी दिक्कत हुई और बराबर इसमें वेंटिलेशन की भी दिक्कतें हो रही थी। तो इसलिए डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि एक डीपीआर बनाया और उसके हिसाब से एक रिहेबिलिटेशन का ठेका किया था। ये ठेका 62.5 करोड़ रुपए का है और इसके लिए हमने 18 महीने का टाइम लिया था
और इसको काम को हमने पिछले साल जुलाई में शुरू किया था और इस साल अब तकरीबन हम इस काम को खत्म कर रहे हैं। पिछले साल जुलाई में शुरू हुए रेनोवेशन को करते हुए बीआरओ ने सुरंग में हाई टेक्निक वाले निगरानी उपकरण लगाए हैं, जिससे सुरंग की हाईटेक सिक्योरिटी, निगरानी और सुरंग के अंदर के बुनियादी ढांचे को बेहतर किया गया है। सुरंग के दोनों तरफ कंक्रीट बिछाकर सतह को बेहतर बनाया गया है। इसके साथ ही सुरंग की परफॉर्मेंस की निगरानी के लिए भी सभी आधुनिक गैजेट के अलावा वेंटिलेशन जेट, पंखे और बेहतरीन लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। हालांकि नई सुरंग में ईंधन से भरे टैंकर, एलपीजी सिलेंडर और दूसरे विस्फोटक सामग्री ले जाने वाले ट्रकों की आवाजाही बंद है, जबकि पुरानी सुरंग से भी आवाजाही जारी है। जवाहर टनल का रेनोवेशन न सिर्फ इलाके के पर्यटन और व्यापार के लिए बेहतर है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिहाज से भी जवाहर टनल अहम है। जम्मू कश्मीर में बनिहाल से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नीदरलैंड नहरों और जीवंत शहरों के लिए जाने जाने वाला देश, लोगों की ख्वाहिश इस देश को देखने और करीब से जानने की रहती है। हालांकि यहां अब एक नया हैरान कर देने वाला ट्रेंड दिख रहा है, वो है तलाक यानी कि डाइवोर्स का मामला, जिसके लिए कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है, बल्कि महज एक वीकेंड काफी है। नीदरलैंड्स के एक बिजनेसमैन जिम हाफेंस ने एक नया बिजनेस मॉडल पेश किया है, जिसको देखकर दावा किया गया है कि यहां आप शुक्रवार को शादीशुदा होकर चेक इन कीजिए और रविवार तक तलाकशुदा होकर चेकआउट कर लीजिए। डाइवोर्स होटल के नाम से चल रहे इस बिजनेस मॉडल के तहत तलाक पैकेज होता है। एक होटल में वकीलों और मध्यस्थों की टीम कस्टमर का इंतजार करती है। यहाँ फ्राइडे को चेक इन करने वाली जोड़ी अपनी शादी खत्म कर संडे को तलाक के कागजात के साथ निकल सकती है। इस होटल में एक ऐसा माहौल और ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जो एक ही वक्त में एक साथ कानूनी सलाह, मनोवैज्ञानिक सपोर्ट और मेडिएशन प्रोवाइड करती है, ताकि तलाक की प्रक्रिया को बिना किसी तनाव के जल्दी और शांतिपूर्वक खत्म किया जा सके। और बात करते हैं श्रीलंका के 16वें प्रधानमंत्री की, जो एक महिला है। 54 साल की हरिनी अमरसूरिया श्रीलंका में प्रधानमंत्री पद पर काबिज होने वाली तीसरी महिला है। लेकिन खास बात यह है कि इनका ताल्लुक भारत से रहा है। उन्होंने भारत के दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा हासिल की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1988-89 में श्रीलंका में तमिल आंदोलन को लेकर हालात हिंसक हो गए थे। इस दौरान स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे। ऐसे में हरिनी अमरसूरिया आगे की पढ़ाई के लिए भारत आ गई। 1990 में अमरसूरिया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। 1991 से 1994 तक उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। साल 2019 में जेवीपी में शामिल होकर उन्होंने राजनीति में कदम रखा और 2020 में उन्हें सांसद के तौर पर चुना गया। इसके बाद सितंबर 2024 में वो श्रीलंका की अंतरिम प्रधानमंत्री बनी। एक बहुत ही अच्छी बात आपको बताने जा रही हूं, और वो ये है कि शिक्षा और संस्कार जीवन के मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी आपको गिरने नहीं देंगे। वाह, देखिए लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। क्या बात है। देखिए, इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। क्या बात है भाई, बहुत ही अच्छे विचार। देखिए, विचार भी अच्छे होते हैं, चाय भी अच्छी होती है और चाय जरूरी भी है इस मौसम में। तो आइएगा कल फिर शाम 5 बजे हमारे साथ चाय पीने और खबरें सुनने।